सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़े बहुत बढ़िया क्यूज है। गिफ्ट निफ्टी पहले दिखाई है, 200 पॉइंट का गैप है। मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे ऐसे इंडिकेशन। हालांकि ऐसे कुछ इंडिकेशन कल सुबह थे, पर थोड़ा मोमेंटम फिजल आउट हो गया था और हम जाके फाइनली ऊपरी स्तरों से 400 पॉइंट नीचे लाल निशान में बंद हुए थे। तो थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा प्रिकेरियस लेवल्स पर है, थोड़ी सी रिकवरी फ्रेजाइल है, ये सब सच है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर आज सुबह के समीकरण ठीक है भाई। यूएस में 3 दिनों के प्रेशर के बाद मजबूती थी, 3/4 से 1% तीनों बेंचमार्क्स बढ़त के साथ खुले, कामकाज किया, क्लोज हुए। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, तो हैंडओवर यूएस से ठीक है। और आज सुबह एशिया मिला जुला था, लेकिन बीओजे के डिप्टी गवर्नर की कुछ स्टेटमेंट्स के चलते कोई निकई लाल से अब हरे में, और लास्ट मैंने देखा तो 3%, 2.5-3% मजबूत हो गया था। तो थोड़ा सा एशिया का मूड वो बीओजे के गवर्नर साहब का, डिप्टी गवर्नर साहब के स्टेटमेंट सुधार रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन क्या है, जब बुरे हाल हो तो कोई भी रिलीफ, कोई भी टोन जो है उम्मीद की किरण जगा देती है। तिनका भी सहारा बनता है। बस एग्जैक्टली उस तरह का मूड है, इसलिए बहुत फ्रेजाइल है सब कुछ, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, क्राउड ग्राउंड दिखाइए, सब कुछ रेडी है। ये बीच में तो ओलंपिक कमेटी का फोन आया था कि आप लोग ये बंद करो क्योंकि हमारी साइड ट्रैक्शन ज्यादा नहीं आ रहा है। अब तो हमारी नेगोशिएशन चल रही है कि इसको भी वहीं ले जाएं ओलंपिक में। इसी पिच पर गोल्ड जीतेंगे। पिच तो ठीक है, सख्त दिख रही है, धूप भी निकली हुई है, स्टंप्स का शेड भी दिख रहा है, बढ़िया। क्या मोड है? पिच आप ये कह सकते हैं कि आज न्यूट्रल है, कोई ऐसी बुरी खबर या कोई ऐसी अच्छी खबर, दोनों नहीं है। तो 2-3 दिन से जो बहुत पिटाई उटाई हो रही थी, तो उस पर कल यूएस मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया। हमको लग रहा था कि जिस तरह से ओपनिंग दी उसने, बहुत बढ़िया ओपनिंग दी थी, बहुत तेज़ी हुई, पूरा बाउंस हुआ, लेकिन आखिरी घंटे में फिजल आउट हो गया थोड़ा। फिर भी 1% ऊपर बंद हुआ S&P, तो अच्छी बात है, वो ऊपर जाना भी चाहिए, क्योंकि इतने दिन से बिकवाली हो रही थी, तो लोगों ने आगे अपनी पोजीशन कवर की होगी, या बाइंग नहीं दिख रही है, कवरिंग ज़्यादा रही थी। तो अब मार्केट के सामने एक चुनौती ये है कि जो इतने दिनों में जिस कारण से उन्होंने इतनी सेल ली है, अब उसके अगेंस्ट जाके बाइंग किस आधार पे करें। कोई ट्रिगर भी तो होना चाहिए, ना कोई रिजल्ट है, ना कोई वैसा डेटा आ रहा है, ना फेड की तरफ से कोई संकेत है, अगले हफ्ते की बैठक हो जाएगी, इमरजेंसी हो जाएगी, वो सब खबरें गलत साबित हो रही हैं, होने की कोई संभावना दिख नहीं रही अभी तक। तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा चला, उसके बाद रुका, फिर सस्टेन कर रहा है वहाँ पे। बैंक ऑफ जापान के जो बयान आया है उनका, बैंक ऑफ जापान के लिए वहाँ से, वो बयान इसलिए लोग अच्छे में ले रहे हैं क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि हर दूसरे दिन रेट बढ़ाए जाते हैं या हर हफ्ते बैंक ऑफ जापान की मीटिंग होती है। सबका एक शेड्यूल होता है, कितने दिन बाद मीटिंग होगी। तो इस बयान को उस कॉन्टेक्स्ट में आज देखिए कि ऐसा थोड़ी था कि आज फिर रेट बढ़ाने थे उनको, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं बढ़ाऊंगा मैं, 45 दिन बाद ही अगली मीटिंग होगी। तो इसलिए इस बयान को कोई बहुत कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखेंगे तो मतलब नहीं इसका। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई ऐसी खबर भी नहीं जिस पे मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करे। अब मार्केट को ये देखना है कि बॉस जो इतना ज़्यादा होप बना रखी है रेट कट को लेकर के, वो सब इन प्लेस अगर रहे सितंबर में। देखो अभी एक गड़बड़ फिर हो रही है, 125 बेसिस पॉइंट तक की कट की डिस्काउंटिंग लोग कर रहे हैं। फिर अगेन आप बहुत ज़्यादा होप बिल्ड कर रहे हैं, निराशा हाथ लगेगी, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक का एक माहौल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है राइस पे जैसे कल सेल हुआ था ना, आज लोग फिर पोजीशन काटेंगे। आशीष, मुझे जियो पॉलिटिकल टेंशन की ज़्यादा चिंता हो रही है अब इन सब के अलावा। ये मिडिल ईस्ट वाला भयानक है वहाँ पे। अभी अपन फाइनेंशियल वर्ल्ड ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ ध्यान नहीं रहे, वहाँ ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ ज़्यादा रिस्क है। आज सुबह में पढ़ रहा था, 2-3 रिपोर्ट्स हैं कि ईरान कह रहा मैं तो बदला लूंगा, कब लूंगा, कैसे लूंगा, मैं सोच रहा हूँ। तो मोमेंट में कर लिया होता तो कर लिया होता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। करेंगे वो। और इजराइल कह रहा कि मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूँ और प्रीएम्प्ट भी कर सकता हूँ मैं। ये मतलब तुम मारोगे उससे पहले मैं मारने आ उससे पहले भी मारने। ये बयानबाजी ठीक नहीं है। पॉलिटिकल फ्रंट में इस तरह की बयानबाजी हो रही, छप रही अखबारों में। तो मुझे लगता है जियो पॉलिटिकल टेंशन, देखिए आपके पड़ोस में बांग्लादेश में क्या हुआ, मैं वही कहना रहा था, अपने पड़ोस का भी सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये जो अनरेस्ट, लंदन के 20 शहरों में दंगे चल रहे हैं, लंदन करो, ब्रिटेन के, यूके के 20 शहरों में दंगे चल रहे हैं। तो पूरे दुनिया में जो सोशल अनरेस्ट चल रहा है ना, मार्केट इसको बहुत सीरियसली ले रहा है, और ये बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो पूरे ग्लोबल है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मार्केट को पीस चाहिए, शांति बनी रहे, बढ़िया काम चलता रहे। अब सब जगह उत्पात मचा हुआ, तोड़ फोड़ चल रही है, तो उसको भी मार्केट थोड़ा ना कहीं डिस्काउंटिंग लेगा अपने अंदर, तो वेट करना चाहिए थोड़ा। ऐसे में फिर
डोमेस्टिक टूरिज्म सेक्टर बूम होना चाहिए। अब यूरोप पे जाने लायक तो है नहीं, एक्चुअली यूरोप मिडिल में ईस्ट जाओगे नहीं, कहीं यूरोप जाने जाओगे लायक नहीं है ना, इधर ही घूमो। यूएस दूर पड़ जाता है, यही घूमो। वैसे हो भी ऐसा रहा है, हो रहा है। रेट वेट देख के लगता है। खैर, आज के स्टॉक्स मेंशन कर देता हूं। पहला रखा मैंने AIA इंजीनियरिंग। कल मैंने सिम्फनी टीम से हटा दिया था। क्यों? कल बायबैक पे बोर्ड मीट थी, मैंने कहा बहुत चला हुआ है, क्या होगा, और सिम्फनी फट गया कल। बायबैक का प्राइस भी अट्रैक्टिव था, हालांकि क्वांटम मिनिस्क्यूल था, पर रिजल्ट भी अच्छे थे। अब AIA इंजीनियरिंग भी चला हुआ स्टॉक है। खैर, बहुत अच्छी पेडिग्री है, बढ़िया कंपनी है। इसको मैं, आप कहिए तो कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी कर लीजिए, क्योंकि ये वो फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग का धंधा है। हाई क्रोमियम वेयर रेजिस्टेंट पार्ट्स बनाती है सीमेंट माइनिंग वगैरह के लिए। कंपनी अच्छी है। आज बायबैक पे इसकी भी बोर्ड मीट है, पर अब पता नहीं ना बायबैक का आउटकम क्या होगा। पर मैंने छोड़ते नहीं है, मेंशन तो कर ही देते हैं, टॉप 10 में, मेरे टॉप 10 में होना चाहिए। तो AIA इंजीनियरिंग पहला स्टॉक है, रडार पे रखेंगे अपन बायबैक से पहले। दूसरा PB फिनटेक, या अपन पॉलिसी बाजार के सिंबल के नाम से जानते हैं। नंबर ठीक लग रहे हैं, पर ये बहुत चला हुआ है। पिछले एक साल में PB फिनटेक का स्टॉक डबल हो गया भाई साहब। हाँ, अपने हाइस पे खड़ा हुआ, ऑलमोस्ट नियर हाइस के आसपास। पर ठीक है, नंबर्स ठीक है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। बाकी स्टॉक की चाल देखेंगे दिन के दौरान। आय 52% बढ़ी, एडजस्टेड EBITDA बढ़िया 23 से बढ़ के 49 करोड़ रुपीस आया। 3% के मार्जिन बढ़ के 5% हो गए। घाटे से मुनाफे पे आ गई, 12 करोड़ का घाटा था, 60 करोड़ का मुनाफा हो गया। नंबर तो अच्छे हैं, ग्रीन रख दिया मैंने उन नंबर्स पे। गुजरात गैस, Q1Q देखते हैं गैस कंपनीज के नंबर्स अपन। आय 7.5% बढ़ी, मार्जिन अच्छा 13.7 वाले, इसको माफी चाहिए, लाल करिएगा, ये मैंने शायद हरा भेज दिया है। गुजरात गैस आय 7.5% बढ़ी, उसके सामने ऑपरेशनल वीकनेस है। उसके सामने EBITDA 9.5% गिरा, मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। 13.7% वाले 12% पे आए। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पर शायद 50 या 70 बेसिस पॉइंट्स की कॉन्ट्रैक्शन की बात थी, 170 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और मुनाफा 19-20% गिरा है सीक्वेंशली। ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वार्टर, इसीलिए गुजरात गैस लाल में 3 हो गए। ओके, 3 अपने भी शुरुआत में। ब्लू स्टार पहला स्टॉक, और बढ़िया नतीजे इन्होंने पेश किए थे। मुनाफा 170 करोड़ है। सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, क्योंकि ये वाला सीजन तो बेसी बहुत बिकते हैं, तो बहुत अच्छे नंबर है। और मुनाफा 170 करोड़ आया 83 से बढ़ के, तो इंटरेस्टिंग है नंबर। दूसरा PI इंडस्ट्रीज़, ये नंबर बहुत ही बढ़िया है। पोल था कि 24.2% का मार्जिन आना चाहिए, 28% से ज़्यादा का मार्जिन इन्होंने कमांड किया है। तो जितना अनुमान था मार्केट का, उससे कहीं बेटर नंबर दिए हैं। प्रॉफिट में भी 17-18% की ग्रोथ है, और EBITDA 25% बढ़ गया। नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ल्यूपिन फार्मा कंपनी, गजब के नंबर कंपनी ने पेश किए। 77% मुनाफा बढ़ा है, 800 करोड़। 16% रेवेन्यू बढ़ा है, 5600 करोड़। मार्जिन 18 से बढ़ के 22% से ज़्यादा है। तो सारे अनुमान को बीट करने वाले नंबर हैं, एब्सोल्यूट टर्म में भी और मार्जिन में बहुत बड़ा जंप है। तो ल्यूपिन के स्ट्रॉन्ग नंबर, स्टेलर नंबर कहना चाहिए। 3 हो गए। ओके, लिंडे इंडिया, वो इंडस्ट्रियल गैसेस की कंपनी, गजब का बिजनेस, पर ये बहुत बढ़िया रीरेट हुआ है। खैर, अभी तो ऑफ हाइज है, 9000 प्लस के लेवल देखे थे अपन ने। कंसोलिडेट कर रहा है एक बैंड पे। ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे हैं। आय गिरी, लेकिन उसके सामने EBITDA 12% चढ़ा, मार्जिन 22-23% वाले 28% पे पहुंच गए, इसीलिए ग्रीन करा। चंबल फर्टिलाइजर के नंबर अच्छे दिख रहे हैं। आय ठंडी पड़ी, पर उसके सामने EBITDA 19% बढ़ा, मार्जिन 11.25 वाले 15%, 400 बेसिस पॉइंट्स का मोटा मोटी एक्सपेंशन, और मुनाफा 32-33% का जंप। ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स पे इसको ग्रीन रखा। आधी टीम हरी थी, आधी लाल है। पहला लाल है इंडिगो पेंट्स। आय 6-7 सिंगल डिजिट बढ़ी है, 7-8% के आसपास। EBITDA 3.5% गिर गया, 17% के मार्जिन थे पहले, 180 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 15 के करीब आ गए, और मुनाफा 15% गिरा। ऑपरेशनली थोड़ा सी दिक्कत एनवायरमेंट में है, वो रिफ्लेक्ट भी करती है। खैर, इन सब पे 6 हो गए। बड़ी जल्दी बोल रहे हो। जल्दी बोले क्या? चलो अच्छा, मैं बोल फील में थे तो निकल गया बेहतर। गल्फ ऑयल के नतीजे आए। मुनाफा अगर आप साल दर साल देखेंगे तो फ्लैट आपको दिखेगा, 87 और 84 करोड़ आया, लेकिन क्वार्टरली साल दर साल अच्छे दिखेंगे, क्वार्टरली आपको फ्लैट नंबर दिखेंगे, लेकिन रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली।
900 करोड़ की आई। देखिए ये वाली जो कंपनी है ना, एक बहुत ही स्टडी ग्रोथ पे ये कंपनी कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो इसमें कोई बहुत तोड़फोड़ नंबर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन स्टडी ग्रोथ के साथ साथ कंपनी लगातार इम्प्रूव कर रही है। तो मुझे लगता है गल्फ ऑयल को रखिए ग्रीन में। GR इंफ्रा इसको भी रखिए, L1 बिडर ये घोषित हुए हैं, एक ट्रांसमिशन की स्कीम है जिसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट तुमकुर में करना है इनको, तुमकुर कर्नाटक में है, तो उसके लिए L1 है, तो वहाँ पे रखिए ग्रीन में। और कोफोर्ज इसको रेड में रखिएगा। एक अभी एक्सचेंज में हमने पढ़ी खबर आई है कि इनके खिलाफ एक इंडेमनिफिकेशन का नोटिस दिया किसी क्लाइंट ने, और ठीक ठाक रकम उसने डिमांड की है। तो इन्होंने जानकारी दी है कि ये 1 साल पुराना मामला है, कुछ बातें उनसे हुई थी, लेकिन वो फिर से एक नोटिस दी है उसने, और कुछ अमाउंट पे भी एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा है, और काफ़ी बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो कोफोर्ज को रेड में रखिएगा, देखते हैं मामला आगे कैसे पैन आउट होगा। कोफोर इसे मैं इसमें रख रहा हूँ रेड में। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें 7वां स्टॉक है सुजलॉन। सुजलॉन ने एक कंपनी खरीदी है, उसमें मतलब मेजॉरिटी स्टॉक ले लिया है काफ़ी। उसका नाम है रिनॉम एनर्जी सर्विसेज, जो ऑपरेशनल मेंटेनेंस सर्विसेज वाली कंपनी है, और इसका कई ऐसे राज्यों में कामकाज है जहाँ बहुत हवा चलती है, मतलब विंड पावर के लिए चाहिए ना, विंडी स्टेट्स हैं जो, और इसकी टोटल जो जिस पे काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू 2.5 गीगावाट की है। तो अच्छी डील इनको मिल गई, इसलिए मॉर्गन स्टैनली इस पर बुलिश है, और उन्होंने ओवरवेट कॉल देते हुए टारगेट दिया 73 रुपये 40 पैसे का। PFC में ध्यान रखिएगा, नतीजे हैं, अच्छे नतीजे हैं, बिजनेस अपडेट भी दिया है अपना। बर्नस्टीन ने इस पर एक रिपोर्ट भी दी है 620 के टारगेट के साथ, 474 चल रहा है, काफ़ी ऊंचा टारगेट उन्होंने दिया है। 9th स्टॉक है TVS मोटर्स का। जेफरीज की रिपोर्ट है, 3000 रुपये की बाई कॉल है, टारगेट उन्होंने दिया है, और उनका मानना है कि नतीजे जो हैं ठीक है, 26 से 31% पैट ग्रो ओवर रिकरिंग में न्यू हाइस की तरफ बढ़ रहा है। 10वां स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ। इसमें एक ही चीज़ पर नज़र गई है, मार्जिन 18.4% है, 16.4 से बढ़ के 2% का मार्जिन इंप्रूवमेंट है। मुनाफा 40% बढ़ा है, रेवेन्यू 12% बढ़ा है, एबिटा 26% बढ़ा है। नंबर अच्छे हैं यहाँ पे इसके, 10 हो गए। ओके, एक लाल ले लिया था इंडिगो पेंट्स, बचे हुए 4 लाल अब बचे हैं। बाटा इंडिया, ये मामला गड़बड़ाया हुआ है। तो भाई बोलते हैं कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक, सबको अच्छा होता है, इनके चप्पल जूते पता नहीं क्या गड़बड़ा रहा है मामला। बाटा इंडिया आए 1.5% गिर गई, इबीटा 23% गिर गया, जबकि बाटा के स्टोर भरे रहते हैं। अब तो रिनो भी किया नए बनाए अच्छे स्टोर, जहां भी देखता हूं मैं भरे रहते हैं। मार्जिन 25% वाले 19.5% पे आ गए, 550 बेसिस पॉइंट उड़ गए। तो नंबर्स तो खराब है बाटा के। ग्लैंड फार्मा के नंबर्स खराब है, ऐसे ही आए 16% बढ़ी, इबीटा 10% गिर गया, 24% के मार्जिन इनके भी 19% पे आ गए, 500 बेसिस पॉइंट उड़ गए, मुनाफा 26% गिर गया। IIFL फाइनेंस के नंबर्स खराब दिख रहे हैं, हालांकि साल दर साल स्क्रीन पे Q1Q अगर दिखेंगे तो NII 13% गिरा, घाटा बढ़ गया है 22-22.5 करोड़ रुपए का। लास्ट साल इसी क्वार्टर तो 151 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा क्लॉक करते थे। क्या दिक्कतें हैं चल रही सब पे। ना सिर्फ बाटा और VIP तो खैर मैंने देखा है, VIP के दिन कंपटीशन ऐसा बढ़ गया है, अब किसी मॉल में जाओ एरिस्टोक्रेट VIP जाने की शायद आपको जरूरत पड़े ना आज की डेट में। सफारी, एरिस्टोक्रेट, वो पता नहीं इतने सारे ब्रांड्स और ब्यूटीफुल सूटकेसेस, बैग्स, ये टॉमी हिलफिगर से लेकर न जाने कितने नाम मेरे तो याद भी नहीं है, भरे हुए हैं। इस तरह कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है अनलिस्टेड स्पेस से। खैर VIP आय फ्लैट है, ट्रैवल टूरिज्म पिकअप हो रहा है, तो फिर क्यों 0.5% आय बढ़ी। इबीटा उसके सामने 38% गिर गया, 12.5% की मार्जिन 7.5, असल में 12.7 वाले 7.7 है, 500 बेसिस पॉइंट इसके मार्जिन भी उड़ गए, और मुनाफा 93% वाइप आउट। तो इनके साथ बांग्लादेश का झंझट भी है, इनका एक्सपोजर है, बांग्लादेश में फैक्ट्री इनकी बहुत बड़ी। ओहो, तो ये सब रेडार पे रखिएगा, लाल रखिए, लेकिन अब देखते हैं बाजार के मूड के लिए, सिर्फ खबरों के हिसाब से लाल हरे रखें। मैंने ब्रेक ले रहा हूं, 10 स्टॉक पूरे ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। खबर की वजह से लाल हरे हैं भाई। बोर्ड मीट आज है बायबैक पे एआईए की, और फिर क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस जो डिसेंट लग रहे थे पीबी फिनटेक, लिंडे और चंबल, हरा कर दिया। खराब परफॉर्मेंसेस पे कोई गुजरात गैस, इंडिगो पेंट्स, बाटा, ग्लैंड, आईएफएल फाइनेंस और वीआईपी लाल। चलिए नतीजों पे ज़्यादातर फोकस किया। ब्लू स्टार, पीआई इंडस्ट्रीज और ल्यूपिन, ज़बरदस्त नंबर है इन कंपनी ने हर फ्रंट पे दिया। गल्फ ऑयल के स्टडी नंबर है। जीआर इंफ्रा को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कर्नाटक से L1 बिडर में। कोफोर्ज में एक नोटिस आई है, किसी क्लाइंट ने पैसे की डिमांड की है, कुछ इशू खड़ा हो गया था डेटा ब्रीच का। सुजलॉन ने एक एक्विजिशन किया है संजय घोड़ावत ग्रुप से। पीएफसी के नंबर अच्छे, मस्टिन की रिपोर्ट, टीवीएस मोटर में जेफरीज की रिपोर्ट बाइकॉल के साथ, और फोर्टिस हेल्थकेयर के नंबर भी अच्छे, मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और आज इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि दुनिया भर में थोड़ी शांति है आज, बहुत ज़्यादा कुछ तूफानी नहीं है। लेकिन क्या रुख रहा यूएस मार्केट का, और अब एशियन मार्केट किस तरह से बिहेव करें, और उसमें आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, इन सब पे खास तौर पे चर्चा होगी। अनुज, गुड मॉर्निंग, क्या मूड लग रहा है आज का? बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग। वेल, मैं कल के मूड की बात करूं उससे पहले मैं आज थोड़ा सा ओलंपिक्स की बात करूंगा। कल क्लोजिंग शो में हमने बात की थी कि भारत के लिए शायद कल का दिन सबसे बड़ा दिन था। मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूं, मैं इतने सालों से मतलब स्पोर्ट्स ट्रैक कर रहा हूं, अब तक शायद जो नीरज चोपड़ा ने जो पिछले ओलंपिक्स में किया था उसको मैं नंबर 1 मानता था, अभी भी शायद वो नंबर 1 पर ही है। लेकिन जो कल विनेश फोगाट ने किया, ट्रस्ट मी, ये इतिहास में जाएगा। जिस तरीके से कल विनेश फोगाट ने जो परफॉर्मेंस दी, और ख़ास तौर से जो उनका सबसे पहला मैच था ना, उनका सबसे पहला मैच जिस प्लेयर के साथ था, जापानीज वर्ल्ड नंबर 1, आपको पता है कल के मैच से पहले उनका 82-0 का ट्रैक रिकॉर्ड था। वो एक भी मैच नहीं हारी थी अपनी ज़िंदगी में। रेनिंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, रेनिंग वर्ल्ड नंबर 1, इस पूरे ओलंपिक्स में, पिछले पूरे ओलंपिक में जो उन्होंने गोल्ड जीता था उसमें उन्होंने एक पॉइंट भी नहीं दिया था। फॉरगेट अबाउट मैच हारना, एक पॉइंट भी नहीं दिया था। ऐसे प्लेयर के साथ फर्स्ट राउंड का मैच था उनका, और उसमें उन्होंने मैच के खत्म होने से 2 सेकंड पहले तक वो पीछे थी, और लास्ट के 2 सेकंड में उन्होंने वो पॉइंट लिए और वो जीती। और उसके बाद अगले 2 मैचों में उन्होंने कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं वर्ल्ड नंबर 1 को हरा सकती हूँ तो फिर मैं किसी को भी हरा सकती हूँ। मेरा ये मानना है कि विनेश गोल्ड जीतेंगी। मतलब ये वो गोल्ड के लिए जा रही हैं। वैसे भी हरियाणा की छोरी है तो वो तो गोल्ड के लिए जाते हैं, मतलब हरियाणा वाले सिल्वर विल्वर पे ध्यान नहीं देते इतना। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नीरज चोपड़ा ऑब्वियसली सिर्फ एक थ्रो मारा, उसी में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, और वो भी नंबर 1 पे क्वालिफाई किया। आई थिंक वो भी सब कुछ ठीक रहा तो गोल्ड जीतना चाहिए। मैं ये उम्मीद करूंगा कि 2 गोल्ड, पिछली बार 1 जीता था, इस बार 2 गोल्ड आ जाए। और फ्रैंकली कल हॉकी में हमारी टीम बहुत अच्छा खेली। बहुत टाइम के बाद लग रहा था कि वाकई में हमारी टीम उस हिसाब से खेल रही है जिस हिसाब से हम जाने जाते थे। बस एक ही तकलीफ है, हम ये बात हमेशा कहते हैं कि चलिए बहुत अच्छा खेले, वेल डन एंड ऑल, लेकिन जो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं ना, वहाँ पर हम पता नहीं क्यों थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। कल हम जर्मनी से बहुत आगे थे टीम में, लेकिन जर्मनी को 3 चांसेस मिले, तीनों में उन्होंने गोल कर दिया। मैंने पूरा मैच देखा कल, बाई चांस मेरा मन था देखने का। सेकंड हाफ जो उन्होंने खेला इंडिया वाला, थोड़ा तो उसमें वही है, लेकिन मैं क्या है ना, थोड़ा बिग मैच का प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर, वो बस है। वरना उनको 3 चांसेस मिले, तीनों में गोल किया। हमको इतने सारे चांसेस मिले, इवन लास्ट सेकंड पे भी एक चांस मिला था, अगर वो इक्वलाइज हो जाता तो फिर वो शूट आउट में जाते। तो खैर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।